नाज़रीन, आज फवाद चौधरी साहब ने काबीना के इजलास के बाद एक अदद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर चंद अहम ऐलानात किए हैं जो आपके साथ शेयर करना भी ज़रूरी है और उस पर ज़रा मैं कमेंट भी करना चाहूँगा। उनसे सवाल किया गया एजाज चौधरी साहब के हवाले से कि वो साद रिजवी साहब से जाके उन्होंने मुलाकात की, तो उसके बारे में आप कहिएगा। परवेज़ खटक से किसी ने सवाल किया अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, फवाद चौधरी साहब ने जो है वो मरियम नवाज और हमजा शहबाज की भी तारीफ की। जनाब, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो हम आपको बताएंगे इम्प्लीमेंट किस तरह होगी और कब होगी। कानून साजी आपका काम था, कानून साजी आपने कर दी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज फवाद चौधरी साहब ने काबीना के इजलास के बाद एक अदद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर चंद अहम ऐलानात किए हैं जो आपके साथ शेयर करना भी ज़रूरी है और उस पर ज़रा मैं कॉमेंट भी करना चाहूँगा। एक जो बात हुई वो तो ये थी कि मलिक अदनान, वो साहब जिन्होंने एक्चुअली श्रीलंकन मैनेजर जिन्हें सियालकोट के अंदर बड़े बेहमाना तरीके से कत्ल किया गया, ये मलिक अदनान वो साहब हैं जिन्होंने इनको एक्चुअली बचाने की कोशिश की थी। इनको कल ही इस्लामाबाद बुला लिया गया था, वज़ीर आज़म हाउस में इनकी मुलाकात हुई थी और आज इस सिलसिले में एक तकरीब मुनक्किद की गई जिसमें श्रीलंकन हाई कमिश्नर जो थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे, काबीना के तमाम वज़रा भी वहाँ पर मौजूद थे और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खुद भी वहाँ पे मौजूद थे। एक अच्छा स्टेप था, उन्होंने उनको अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि हमें अब इस चीज़ को ख़त्म करना है, ये मज़हब की बुनियाद के ऊपर जो है लोगों का कत्लेआम जो है वो नहीं हो सकता। मेरे ख्याल में एक अच्छा कदम था और इसकी तारीफ़ की जानी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ उसके बाद जब फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो फवाद चौधरी साहब ने एक तो उसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने उनसे सवाल किया गया एजाज चौधरी साहब के हवाले से, सेनेटर एजाज चौधरी, कि वो साद रिजवी साहब से जाके उन्होंने मुलाकात की, तो उसके बारे में आप कहिएगा। अच्छा, ये जो मुलाकात थी उसके बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर वैसे भी बड़ी तनकीद हो रही है। मैंने भी तनकीद की थी लेकिन ओवरऑल भी जो है वो काफ़ी तनकीद हुई थी कि ये क्या करना क्या चाह रहे हैं। तो कल इस सिलसिले में पहले एजाज चौधरी साहब ने थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, बड़े मतलब बैलेंस तरीके से अपने अल्फाज को बड़ा चूज़ करके। फवाद चौधरी के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि जी मैं अपनी मर्ज़ी से मिलने गया था, इमरान खान साहब की जो मर्ज़ी थी वो इसमें शामिल नहीं थी। और उसके बाद आज इन्होंने इजलास के अंदर शिरकत की। अब ये बेसिकली ये जो तकरीब थी, सॉरी, इसमें इन्होंने शिरकत की, ये जो मलिक अदनान के लिए जो तकरीब मुनक्किद की गई थी, तो एक तो विजुअली ये बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि एजाज चौधरी साहब के ऊपर जो है वो बड़ी तनकीद हो रही थी। लेकिन आज उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एजाज चौधरी साहब जो है वो अपनी गलती का अजाला करने के लिए जो है वो यहाँ पे आए हैं। तो अगर तो फवाद चौधरी साहब के मुताबिक एजाज साहब जो हैं, एजाज चौधरी साहब अपनी गलती का अजाला करने के लिए आए हैं, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि शायद उन्हें एहसास हो गया फिर कि उन्होंने गलती की है। तो फवाद चौधरी साहब ने इस बात को भी कंफर्म कर दिया कि एजाज चौधरी को जो है इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने साद रिजवी से मिलकर जो है वो गलती की और इसलिए अब उन्होंने इसके अंदर शिरकत की है। लेकिन मेरा यहाँ पे एक और सवाल है, वो ये है कि एजाज चौधरी को तो चलें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गलती का अगर अजाला किया है इस तकरीब में शिरकत करके, तो परवेज़ खटक से किसी ने सवाल किया है? परवेज़ खटक से जाके किसी ने पूछा है कि जनाब आपने जो कुछ कहा था और आपने जिस किस्म का बयान दिया था, क्या आपको इस किस्म का बयान देना चाहिए था? जाहिर बात है अगर श्रीलंकन हाई कमिश्नर वहाँ पे बैठे हुए हैं तो ये बात उन तक भी पहुँची होगी कि जनाब मुल्क के वज़ीर दिफा जो है वो इस किस्म का बयान दे के हटे हैं, तो उनके हवाले से तो कोई एक्शन नहीं हुआ। अच्छा, अब जाहिर बात है अगर आप दोनों के स्टेचर का कंपैरिजन करें, एजाज चौधरी का और परवेज़ खटक का, तो उसमें भी बहुत फ़र्क है। परवेज़ खटक जो हैं वो साबिक वज़ीर आला रह चुके हैं, इस वक्त वफाकी काबीना का हिस्सा हैं। एजाज चौधरी साहब इस वक्त सिर्फ एक सेनेटर हैं और सेनेटर भी अब बने जाके, वो कुछ हद तक वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेंट्रल लीडरशिप से नाराज़ भी थे, ये भी मैं आपको बता दूँ। और नाराज़गी इस वजह से थी कि एक तो वो इलेक्शन हारे और इलेक्शन हारने के बाद जो है उनको कहीं पर एडजस्ट नहीं किया गया था, तो इसलिए वो वैसे भी थोड़े से नाराज़ थे। तो सेनेटर बनने के बाद उसके बाद ये जाके मुलाकात कर ली। अब गलती जो है, एक ने जाके ये मुलाकात की और एक ने उस किस्म का बयान दिया सियालकोट वाक़े के हवाले से। इनको तो आपने प्रेशराइज करके चले, इन्होंने तकरीब में शिरकत भी कर ली, आपने दोबारा उनके बारे में कह भी दिया कि हाँ जी उनको गलती का एहसास हो गया और इस वजह से उन्होंने गलती का अजाला करने के लिए सब कुछ किया। लेकिन परवेज़ खटक साहब से कौन सवाल करेगा? वो एक्चुअली सियासी तौर पर चूँकि उनका कद काठ कुछ ज़्यादा है तो इस वजह से उनसे कोई सवाल नहीं कर रहा। तो मुझे बाकी सारी बातें अच्छी लगी। आज इमरान खान साहब ने जो तकरीब के अंदर बातें कही वो अच्छी बातें कही, आई होप कि उसके ऊपर अमल भी हो। लेकिन वही बात है ना कि बातों में और आपके कौल व फ़ेल में जो है वो तज़ाद नहीं होना चाहिए। अगर आपके कौल इस तरह के हैं कि जी हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, सब कुछ नहीं करेंगे,
तो फिर आपके फेल के अंदर भी वो नज़र आना चाहिए। और परवेज़ खटक साहब के हवाले से कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए था। उन्होंने जिस किस्म की बात की थी, बड़ी ही नामुनासिब बात की थी उन्होंने। और वो जो बेसिकली उन्होंने कहा था जी सियालकोट के अंदर जो वाक़या हुआ है वो जनाब जवानी के जोश के अंदर जो है, और मजहबी लोग हैं, तो इस वजह से ये किसी किस्म की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। अगर इस किस्म की जस्टिफिकेशन जो हैं वो अदालतों के अंदर चलना शुरू हो जाए तो इस मुल्क के अंदर कोई भी कातिल जो है वो फिर जेलों के अंदर नहीं होगा। ऑनर किलिंग क्या चीज़ है? ऑनर किलिंग के अंदर बेसिकली तो यही होता है ना, ये कि इसीलिए जी बस जोश में आके जो है वो ये कर दिया, तो जोश के साथ काम नहीं चलता। अदालत जो है ना वो जोश को अवेट नहीं करती कि आपका जोश कितना था जिसकी वजह से आपने कत्ल किया है। ये एक कत्ल था और इसे कत्ल ही कहा जाएगा। तो मेरी उम्मीद है कि इमरान खान साहब ने जहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी बातें की हैं वो यहाँ पे परवेज़ खटक साहब के हवाले से भी कोई ना कोई एक्शन लेते। अच्छा, उसके बाद अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी साहब ने जो है वो मरीम नवाज़ और हमजा शहबाज की भी तारीफ़ की। सुबह शेख रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके अंदर भी एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया था, हाँ जी आपने देखा है उन्होंने गाना गाया है। वो बेसिकली उनके जो साहबजादे हैं उनके लिए जुनैद सफदर की जो शादी की तकरीबात हो रही हैं उस सिलसिले में उन्होंने अपने प्राइवेट फंक्शन के अंदर जो है वो कुछ गाना वगैरह गुनगुनाया। तो उसके बाद एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इसके बिला वजह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सवाल करने की क्या सेंस बनती है। उनका एक प्राइवेट फंक्शन है, वो जो कुछ भी कर रहे हैं प्राइवेटली कर रहे हैं, इसका आप हुकूमती मतलब रहनुमाओं से सवाल करने का सेंस क्या बनता है? सिर्फ इसलिए कि हाँ जी कोई हेडलाइन बन जाए, इस किस्म की बात। एनीवेज, तो ये उनसे सवाल किया गया कि जी आप उन्होंने गाना गाया, आपको कैसा लगा जनाब? ये शेख रशीद साहब से भी सवाल किया गया था और उसके बाद इनसे भी सवाल किया गया। तो इन्होंने कहा कि जी मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है। मतलब उन्होंने अपनी एक प्राइवेट फंक्शन के अंदर ये उन्होंने गाना गाया, तो मुझे अच्छा लगा, ये अच्छी बात है। अच्छा, मुझे फवाद चौधरी साहब की ना बात पसंद है कि, और मैं आपको वैसे भी आपको बता दूं क्योंकि जाहिर बात है हम लोग इन पॉलिटिशियंस वगैरह से तो हमारी मुलाकातें वगैरह होती रहती हैं, हमें पता होता है। ये प्राइवेटली निजी महफिलों के अंदर इनका एक दूसरे के साथ जो रवैया होता है ना वो बड़ा ही नॉर्मल होता है, वो बड़ा नॉर्मल होता है। आपस में एक दूसरे से बड़े, मैं सबका नहीं कह रहा लेकिन मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। मैं कई ऐसे MNAs MPs को जानता हूँ जो दोनों तरफ से ताल्लुक़ रखते हैं, मतलब नून लीग और PTI आपस में वैसे तो टॉक शोज़ के अंदर या असेंबलियों के अंदर आपको वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ नजर आएंगे, लेकिन निजी महफिलों के अंदर, डिनर्स के अंदर, शादियों के अंदर और वैसे मीटिंग्स मिलने मिलाने के अंदर बड़ा अच्छे कॉर्डियल रिलेशनशिप होता है, दोनों एक दूसरे की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। अब फवाद चौधरी साहब का मैं जानता हूँ, फवाद चौधरी साहब के कुछ बहुत अच्छे मरासिम में मुस्लिम लीग नून के लोगों के साथ बिल्कुल हैं और बड़े नॉर्मल अच्छे रिलेशनशिप्स हैं। मतलब ऐसे भी रिलेशनशिप्स हैं कि आपको लगेगा जैसे पता नहीं कितने सालों के आपस में फ्रेंड्स हैं, बड़े पुराने एक दूसरे के जानने वाले। तो आप लोग, मैं अक्सर औकात अपने व्यूअर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को ये अक्सर ये बात कहता रहता हूँ कि भाई आप लोग जो टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर ये इनका आपस में लड़ाई झगड़ा देख रहे होते हैं ना, इस पर ज़्यादा यकीन मत किया करें, क्योंकि अक्सर औकात ये टॉक शोज़ के बाद जाके इकट्ठे खाना भी खा रहे होते हैं, इकट्ठे कभी कभार एक ही गाड़ी में अगले वेन्यू के ऊपर पहुँच रहे होते हैं। तो ये चलता है इनका आपस में। तो वो मुझे फवाद चौधरी साहब की जो है वो ये बात अच्छी लगी, लेकिन उसके बाद जाहिर बात है वो अंदर का जो है वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साथ ही जागा और फिर फवाद साहब ने कहा कि जी हमें उनके गाने शाने में कोई इतराज़ नहीं, बस हमें इस बात का इतराज़ है कि जो कौम की लूटी हुई दौलत है उससे अपनी शादियां मुनक्किद ना किया करें। तो वो साथ ही फिर उन्होंने एक दूसरा जुमला भी लगा दिया। एनीवेज चलें, वो तो अब जाहिर बात है सियासतदान है, इन लोगों का काम है एक दूसरे के अगेंस्ट इस किस्म की बातें करना, तो वो भी उन्होंने कर दी। दूसरी बात ये कि एक और इशू जो सामने खड़ा हुआ है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज हुकूमत की जो EVM के सिलसिले में दी गई टाइमलाइन है उसको आज मुस्तरद कर दिया है और उनकी जानिब से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से बयान सामने आया है कि जी आप हमें नहीं बताएंगे कि हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की टाइमलाइन जो है वो किस तरह बनानी है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को किस तरह ख़रीदना है, किस तरह उसके टेस्ट ट्रायल्स करने हैं, किस तरह उसकी ट्रेनिंग करवानी है, किस तरह उसको इम्प्लीमेंट करना है, ये सारा फैसला हम सब खुद करेंगे। और ये बाकी एक बहुत बड़ा तजाद है इस बात से, क्योंकि पहले हुकूमत ने, आपको याद होगा, बल्कि फवाद चौधरी साहब का एक बयान सामने आया था कि जी अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के थ्रू जो है वो अगर अगले इलेक्शन ना हुए तो हम जो है इसके फंड्स वगैरह रोक देंगे। शिबली फराज साहब ने फिर आके जो है उसको समझाया था कि नहीं इस तरह नहीं हो सकता, और हकीकत तौर पे भी इस तरह नहीं हो सकता कि जी आप अपनी मर्जी के इलेक्शंस करवाएंगे, जी हम जिस तरह कह रहे हैं उस तरह इलेक्शंस हों। ये सवाबदी जो होती है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से होती है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बड़े वाज़ेह तौर पे जो है आज इस सिलसिले में अपना ठोस बयान दे दिया है कि जनाब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो हम आपको बताएंगे इम्प्लीमेंट किस तरह होगी और कब होगी। कानून साजी आपका काम था, कानून साजी आपने कर दी। अब प्रैक्टिकली ये किस तरह पॉसिबल होगा, कितने लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, कितनी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आएंगी, कहाँ से परचेज की जाएंगी, कितने की आएंगी, ये सारा काम जो है अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको हैंडल करेगा। अब इनकी कोशिश ये है, मैं आपको बात बता देता हूँ कि जो बल्दियाती इंतखाबात होने हैं
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये कोशिश है कि चंद जगहों के ऊपर पायलट प्रोजेक्ट्स के तौर पे जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जाए और इसको टेस्ट किया जाए कि ये क्या किस तरह परफॉर्म करती है, और उसके बाद ये देखेंगे कि इसको हम किस फेज़ में बढ़ा सकते हैं। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कोई पहली दफ़ा टेस्ट ट्रायल में नहीं जाएगी। इससे पहले चंद ज़िमनी इंतखाबात के अंदर भी, मुझे अच्छी तरह याद है कि चंद ज़िमनी इंतखाबात के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ऊपर जो है वो पायलट रन्स हो चुके हैं। तो अब कौन सी मशीन के ऊपर ये सब कुछ होता है, क्या वो इम्प्लीमेंट हो पाता है या नहीं हो पाता, ये अभी देखने वाली बात है। लेकिन ये बड़ी एक सरप्राइजिंग बात थी मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए कि उनको जो है वो क्लियर कट ये बात बता दी गई कि जी आपके कहने के ऊपर जो है ये अमल आगे नहीं चलेगा, हम आपको बताएंगे कब चलेगा और किस तरह चलेगा। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।